स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट एग्ज़ाम हो चुका है और अब ऐसे में बच्चे वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। बट वो सभी बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है या जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है उनके लिए ज़रूरी है कि वो आने वाले दिसंबर 2023 के नेट एग्ज़ाम पर फोकस करें। अब मैं दिसंबर 2023 की डेट क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न ये है कि यूजीसी ने इस साइकिल को ठीक करने के लिए, एनटीए ने इस साइकिल को ठीक करने के लिए दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो था उसको मार्च में कंडक्ट कराया ताकि जून में ऑन टाइम एग्ज़ाम हो चुके। एंड फॉर्चुनेटली जून में भी टाइम पर एग्ज़ाम हो गया। दैट मीन्स अब हम ये मान के चल रहे हैं कि एनटीए जो है दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करा के जो पुरानी साइकिल थी 2019 से पहले की उसको एज इट इज़ मेंटेन कर पाएगा। अब ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करें तो पहले इस एग्ज़ाम को समझ लीजिए। स्टूडेंट, इंडिया में एकेडमिक्स में होने वाला सबसे टफ एग्ज़ाम है यूजीसी नेट। अगर पिछले 6-7 सालों का रुझान आप देखें तो लगातार स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता चला गया और आज के टाइम पे 7 से 8 लाख स्टूडेंट थ्रू आउट द कंट्री इस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम की जो वेटेज है, इस एग्ज़ाम की जो डिमांड है आप लोगों से, आप उसको समझें। साथ ही जो सिलेबस है आप लोगों का उसको आप सही ढंग से समझ के अपने एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर करें। अभी एक कॉमन इशू जो मैं फेस करता हूँ बच्चों के साथ बात करने में, जो बच्चों को महसूस हो रहा है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो ये है कि जब वो यूनिवर्सिटीज़ से अपनी ग्रेजुएशन, अपनी मास्टर्स पूरी करके आते हैं और एक फ़िक्स सिलेबस को ही वो पढ़ते हैं जो यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया है, कुछ रेफरेंस किताबें जहाँ से यूनिवर्सिटी ने, टीचर्स ने उनको पढ़ने के लिए कहा है, वो सब वहाँ से पढ़ के आते हैं। और जब वो नेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनको लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। ये बहुत कॉमन सी लाइन है स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर नेट का एग्ज़ाम देख के लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब इसके दो बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं उन राइटिंग्स के ऊपर जो टीचर या प्रोफेसर ने आपको पढ़ने के लिए कहा है, और आप कोई भी इधर उधर का सोर्स इस्तेमाल नहीं करते। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें गलत क्या है, बट गलत ये है कि अगर आप प्लेटो को पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ किसी एक रेफरेंस बुक के सहारे चल रहे हैं तो ये गलत है। दूसरा, आप मास्टर्स लेवल पे जब आते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप पहले से ही पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पर आप उतनी मेहनत नहीं करते। अब जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट में आपसे पूछे जाते हैं, जिनको अगर आप एक रेशो में देखें तो 25 क्वेश्चन तो बहुत हार्ड होते हैं, 25 क्वेश्चन जो होते हैं ईजी होते हैं और 50 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में होते हैं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा हार्ड, इस तरह से उनको रखा जाता है। अब ऐसे में होता ये है कि जब बच्चा पढ़ के आता है अलग अलग थिंकर्स को, जब उसने द प्रिंस को पढ़ा, मैकियावेली को पढ़ा, तो उसको लगा कि मैंने राइटिंग के बारे में समझ लिया, इसमें क्या लिखा है मुझे ये पता चल गया। अब मैंने लेविएथन पढ़ा, मैंने थॉमस हॉब्स को पढ़ा, राइटिंग में क्या लिखा है ये समझ लिया, बट अब स्टूडेंट और डेप्थ में नहीं जाता। एंड प्रैक्टिकली जाना भी नहीं चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा अंदर घुसोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बट लास्ट 2 एग्ज़ाम, जब हमारे मार्च वाला एग्ज़ाम और अभी जो जून में हुआ, उन एग्ज़ाम्स को देख के समझ में आ रहा है कि एनटीए पेपर के लेवल को एक अलग स्तर पर लेके जाना चाहता है। जो डिमांड है स्टूडेंट से वो बढ़ चुकी है। अब ऐसे में अब क्वेश्चन आया जहाँ पूछा गया लेविएथन के चैप्टर्स के बारे में। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो जब हम क्लास में लेविएथन जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो ये बुक कब लिखी गई, किसने लिखी, ये बुक, इस पर डिस्कशन होता है। बट हम चैप्टर्स को उस तरह से डिस्कस नहीं करते कि भाई चैप्टर 1 में ये है, चैप्टर 2 में ये है। बट ऑल्दो हम प्लेटो को जब पढ़ते हैं तो रिपब्लिका के हर एक चैप्टर पे डिस्कशन होता है कि रिपब्लिका के इस चैप्टर में ये लिखा है, उस चैप्टर में किंग के बारे में लिखा है। बट लेविएथन में अब तक ऐसा नहीं डिस्कस किया गया था। सो ऑफ कोर्स अब लेविएथन पे भी ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ हो ये रहा है कि हर बार एग्ज़ाम थोड़ा और चैलेंजिंग होता जा रहा है। और अब ऐसे में क्या चीज़ों की ज़रूरत है अगर हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें लेवल को समझना है। जो मैंने अभी आपसे कहा कि 100 क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के अंदर, और 100 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगेन मैं दोबारा कहूँगा 25 टफ हैं, 25 इजी हैं और बाकी के 50 क्वेश्चन जो हैं हमारे ये मॉडरेट लेवल पे हैं। ठीक है, अब इनके मॉडरेट लेवल पे होने की वजह से बेनिफिट हमें ये होता है कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर बहुत फैमिलियर होते हैं आपसे।
अगर इजी क्वेश्चन की बात करूं तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आप अपनी जीके, जनरल नॉलेज से, जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी दे सकते हैं। बट ये 25 टफ क्वेश्चन जो है ना, ये आपको फंसा देते हैं। एंड मोस्टली एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन जब दिखते हैं तो या तो ये असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कई बार मैच मेकिंग से रिलेटेड होते हैं, कोई थ्योरीज का मैच मेकिंग पूछ लिया आपसे, या राइटिंग्स के ऊपर हो गया, किसी थिंकर की राइटिंग का रेफरेंस हो गया, या क्रिटिसिज्म हो गई। इस तरह के टॉपिक्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब आप लोग इस एरिया में किस तरह से चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे ऑफलाइन बैचेस दिल्ली में स्टार्ट होने जा रहे हैं 10 जुलाई से, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे ऑनलाइन बैचेस 25 जून से जो स्टार्ट होने वाले हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन बैचेस की, तो ऑनलाइन बैचेस जो हैं हमारे, ये आप थ्रू आउट इंडिया कहीं भी बैठे बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लासेस होती हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, इन रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको मिलेंगे लाइव सेशन, साथ ही टेस्ट सीरीज और समय समय पे पीडीएफ नोट्स जो आपकी स्टडी को, आपके आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत इजी कर देते हैं। वहीं अगर मैं ऑफलाइन बैचेस की बात करूं जो दिल्ली में स्टार्ट होने जा रहे हैं, यहाँ पर भी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं। पेपर 1 और सब्जेक्ट दोनों यहाँ पर कवर अप होंगे। साथ ही समय समय पे टॉपिक टू टॉपिक आपको टेस्ट मिलते रहेंगे और लास्ट में होंगी टेस्ट सीरीज डिस्कशन, जिसमें 1 बाय 1 हम हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन बिटवीन क्लासेस आपको ऑन टाइम टेस्ट पेपर्स मिलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ा तो उसके ऊपर आपसे डिस्कशन होगा, आपको पेपर दिए जाएंगे, आपको उनको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही जो मटेरियल है, जो हार्ड कॉपीज़ है आपको क्लास में, वो प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस तरीके से आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर चलेंगी। चलिए स्टूडेंट, अब इस अनाउंसमेंट के बाद हम शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन के ऊपर कि आने वाले एग्ज़ाम में किन चीज़ों का ख्याल रखना है इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ज़रूरी होता है एक चीज़ को समझना कि किसी भी एग्ज़ाम में जो बेसिक्स है हमारा, उसकी क्या वैल्यू है। यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर आप टॉपिक्स को जब पढ़ेंगे, आप उनको समझेंगे तो आपको एक पोटेंशियल इशू देखने को मिलेगा जो हम क्लासरूम में फेस करते हैं। 2 तरह के स्टूडेंट हमें देखने को मिलते हैं। पहले वो जिनका बेसिक बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उनके लिए किसी भी चीज़ को कैच करना बड़ा आसान होता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट जिनका बेसिक बहुत वीक है। कई बार बच्चे आते हैं कि सर हमने फ़िज़िक्स में अपनी बीएससी करी थी बट बाद में हमने पॉलिटिकल साइंस ले ली, हमने बीए जर्नल किया था फिर पॉलिटिकल साइंस ले लिया। तो ऐसे में इन बच्चों का जो बेसिक है, जो बीए का सिलेबस है, जो ग्रेजुएशन का, अंडर ग्रेजुएशन का सिलेबस है, वहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को नहीं पढ़ा है। तो जब अब ये मास्टर्स लेते हैं, मास्टर्स में आते हैं, तो कोई भी टॉपिक को जब ये पढ़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में होता ये है कि वो टॉपिक इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बेसिक और कोर के बीच में कंफ्यूज होके रह जाते हैं। अब मैं यहाँ पर कोर कह सकता हूँ मास्टर्स के सिलेबस को। तो इन दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में हम लोग किन चीज़ों का सहारा लेते हैं, हम 3 तरीके से इन एरियाज़ पे काम कर सकते हैं। फर्स्ट, वो बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन किसी अलग स्ट्रीम से हुई है या काफ़ी लंबे समय हो चुका है ग्रेजुएशन किए हुए, बेसिक बहुत वीक है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं अपनी बेसिक स्टडीज़ को कवर अप करने के लिए। कोई भी यूनिवर्सिटी के नोट्स अगर अवेलेबल हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस है, आप उन नोट्स का रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आने वाली गाइड बुक्स में से आप किसी भी एक गाइड बुक को रेफरेंस में ले सकते हैं टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कुछ स्पेसिफिक किताबों का नाम लेके, क्या सर हम इनको पढ़ लें, बट देखिए व्हाट आई एम रियली सजेस्टिंग यू कि मोस्टली होता यह है कि मार्केट में आने वाली गाइड बुक काफ़ी हार्ड लैंग्वेज का यूज़ करती हैं, अगर वो इंग्लिश है तो भी और अगर हिंदी है तो भी। तो ऐसी कंडीशन में उनसे कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत टफ हो जाता है
वहीं यूनिवर्सिटी के नोट्स की अगर आप बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी के नोट्स की, तो बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, जो आपके लिए समझना बहुत कंपेरेटिवली आसान होता है। तो फर्स्ट तो आपको यही सजेशन रहता है कि आप इस तरह से चीज़ों को कवर अप करें। सेकंड पॉइंट ये रहता है कि जब आप अपने सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं ग्रेजुएशन के टाइम पर, तो ऐसे में आप नोट्स ज़रूर से बनाएं। छोटे नोट्स हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स पे आप काम करें टॉपिक्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को पढ़ा, वहाँ पर आपने प्लेटो को पढ़ा, उससे कुछ शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर किया, फिर मास्टर्स के सिलेबस में जो प्लेटो पढ़ा उससे कुछ नोट्स को टॉपिक्स को निकाल लिया। अब दोनों को जोड़ के एक कंबाइंड सेट आपने प्रिपेयर किया। इट हेल्प्स यू एक्सट्रीमली इनटू डेवलपमेंट ऑफ योर बेसिक नॉलेज। अब जब आप इस नॉलेज से कवर अप हो जाएंगे, तब आप आइए आगे की तरफ। अब आपको किन चीज़ों पे काम करना है? अब आपको काम करना है कॉन्क्रीटेड तरीके से अपने सिलेबस के ऊपर। उसका रेफरेंस मैं आपको देता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हैं। वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने अभी एक सिलेबस है, और सिलेबस है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का। और जब हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देखते हैं, तो सिलेबस की शुरुआत में ही हमारी जो यूनिट नंबर 1 हमारे सामने आ रही है, यूनिट नंबर 1 के अंदर हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट्स को। अब कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, किसी भी सिलेबस के अंदर, तो कॉन्सेप्ट डील करते हैं उस बेसिक पार्ट से, उस बहुत छोटे पार्ट से जो बाकी की एरियाज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर किस तरह के कॉन्सेप्ट आप देखते हो? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप। अब ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिनको पढ़े बिगर आपके लिए पॉलिटिकल साइंस को समझना बड़ा टफ है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल साइंस मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की जो कोर वैल्यूज़ हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड थ्योरीज़ के जो टॉपिक हैं हमारे, उसके अंदर आती हैं। अब यहाँ पर हमें फोकस किस चीज़ पे करना है? हम जब ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो ग्रेजुएशन में आप कॉन्सेप्ट्स जैसे एरियाज़ पे बड़ा फोकस करते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप चीज़ों को आगे समझते हैं। मैं कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। आप इनको पढ़ेंगे कि स्टेट क्या है, पावर क्या है। फिर उसके बाद आप यहाँ पढ़ेंगे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप। ऑलरेडी पावर मेंशन है यहाँ पर, बट स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ कि आप इस तरह से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए आगे चलते हैं। अब जब आप इस एरिया के गो थ्रू हो जाते हैं एक बार, ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली इवन अगर आप फॉलो कर रहे हैं सिलेबस को, तो आप पॉलिटिकल थ्योरीज़ के गो थ्रू पहले होइए, पॉलिटिकल थॉट्स के गो थ्रू पहले होइए। बट कॉन्सेप्ट तब के लिए ज़रूरी है जब आप ग्रेजुएशन के लिए या ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। अब हम जब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे बात कर रहे हैं, तो पहले हमारे लिए है थिंकर्स को पढ़ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्लेटो को पढ़ा, तो अब हम प्लेटो में क्या क्या कवर करेंगे? हमारे एग्जामिनर की नीड क्या है? सबसे पहली चीज़ होगी इंट्रो। हम इस थिंकर की लाइफ को समझेंगे, एक बेसिक इंट्रो लेंगे इसका, कहाँ से थिंकर आए, कहाँ से बिलोंग करते थे थिंकर, ठीक है, और क्या लाइफ स्पैन रहा इन थिंकर का, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अब कंट्रीब्यूशन की जब मैं बात करूँगा, तो इसमें क्या आती हैं? राइटिंग्स। अब जब राइटिंग्स की बात आती है, तो राइटिंग्स में भी अलग अलग लेवल है। वो राइटिंग्स जो उन्होंने खुद लिखी, वो राइटिंग्स जो दूसरे अदर राइटर्स ने लिखी, इनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्लेटो के ऊपर कुछ लिखा, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है सेल्फ एंड अदर। तीसरे आता है आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई थिंकर किसी कॉन्सेप्ट की बात करके जाए या किसी थ्योरी की बात करके जाए, उसको हम डिस्कस करेंगे। जस्टिस के ऊपर प्लेटो काफ़ी कुछ बोलते हैं, ठीक है, स्टेट के ऊपर काफ़ी कुछ बोलते हैं। उसको समझना ज़रूरी है कि प्लेटोनिक स्टेट क्या है, प्लेटोनिक जस्टिस क्या है। थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारी थ्योरीज़ देखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किंग की थ्योरी देखे जाते हैं, किंग कैसा होना चाहिए। फिलोसफर किंग की बात करके जाते हैं। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी जैसे कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं, ठीक है, वो थ्योरीज पे बात करके जाते हैं। अब इसके बाद आती है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को हम पढ़ते हैं
इनको किसने क्रिटिसाइज किया, प्लस इन्होंने किसको किया। फॉर एग्जाम्पल, हर थिंकर अपनी किसी ना किसी थ्योरी, किसी ना किसी आइडिया को अगर कहीं से बोरो कर रहा है तो या तो उसको अच्छा बताते हुए बोरो कर रहा है कि मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया, या कई बार कहता है कि मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की, जो काम एरिस्टोटल करेंगे। एरिस्टोटल प्लेटो को क्रिटिसाइज करेंगे, प्लेटो की थ्योरीज को क्रिटिसाइज करेंगे और फिर उन्हीं को ठीक करने की कोशिश करेंगे। कहा गया है ना कि एरिस्टोटल बेस्ट स्टेट इज प्लेटो सेकेंड स्टेट, ठीक है, कि एरिस्टोटल का सबसे अच्छा जो राज्य है वो प्लेटो का दूसरा राज्य है, मतलब आइडियल स्टेट के बाद जो सेकंड स्टेट का उन्होंने एक आइडिया रखा वो है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी थिंकर को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जब ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा हमारा वो ये होगा कि हम अब MCQs को सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब इनसे हमें आइडिया लगेगा कि इन टॉपिक्स के अंदर कितनी डेप्थ तक जाके एग्जामिनर क्वेश्चंस को पूछ सकता है, और फिर उन्हीं चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी लवियथन की किताब का आपको उदाहरण दिया। अब मुझे पता चल गया कि भाई अगर क्वेश्चन आना है प्लेटो की किसी बुक के ऊपर तो पूछा जा सकता है कि उसके चैप्टर्स में क्या आ रहा है। तो अब हम इसको जब डिस्कस करेंगे तो हम उसके चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो हमें हेल्प करते हैं ये समझने की कि किसी भी टॉपिक में एग्जामिनर कितनी डेप्थ तक जा रहा है, और MCQs हमें हेल्प करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग इन टॉपिक्स के अंदर, इन एरियाज़ के अंदर चीज़ों को कवर अप करते हैं। इसके बाद अगर हम अपने बाकी टॉपिक्स की तरफ चलें, अपनी स्ट्रैटेजी को ही समझते हुए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या किस तरह के एरियाज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करके चल रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी थिंकर्स का जिक्र किया गया है, कुछ को छोड़ के या कुछ एरिया को छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अंगसुता, बर्नी, कबीर, इनको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब थिंकर्स के आइडियाज़, ठीक है, ये किसी ना किसी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से या तो इन्फ्लुएंस हैं या तो कनेक्टेड हैं। इसमें हम एक इंसान को और छोड़ देंगे, वो हैं स्वामी विवेकानंद, जो कि अद्वैतांता की फ़िलॉसफी देते हैं। ओके, ये फ़िलॉसफी पे काफ़ी लोगों ने कुछ बोला है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर अद्वैतांता की फ़िलॉसफी पे बात करते हैं, अरबिंदो घोष इसके ऊपर बात करते हैं और विवेकानंद भी बात करते हैं। अब अगर मैं बाकी थिंकर्स की बात करके चलूँ, फॉर एग्जांपल हम बात करें पेरियार की और B.R. अम्बेडकर की, तो दोनों ही कास्ट सिस्टम को लेके जो ऑपरेशन है भारत में उसके खिलाफ बात करते हैं। अब जब इस तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है ना इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तो हम सोचते हैं कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम B.R. अम्बेडकर जी का एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले इंट्रो इसलिए क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि B.R. अम्बेडकर को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप किसके द्वारा दी गई, किन राजा के द्वारा दी गई, तो एक पर्सनल इंट्रो ज़रूरी होता है। सेकंड चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले कहा था, इनकी राइटिंग्स में 17 से ज़्यादा राइटिंग्स हैं B.R. अम्बेडकर की। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपसे ये भी पूछा जाएगा क्या इन्होंने कोई वीकली, कोई एनुअली, ठीक है, या कोई क्वार्टरली न्यूज़पेपर या आर्टिकल ऐसा कुछ लिखते थे, क्या कोई न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया, क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है न्यूज़पेपर्स की, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आता है इवेंट्स। हाँ, इवेंट्स आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देखने को नहीं मिलेंगे, बट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखने को मिलेंगे। इवेंट्स फॉर एग्जांपल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को इन्होंने अटेंड किया, तो आ जाएगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिनको इन्होंने अटेंड किया, ठीक है। उसके अलावा किसी मूवमेंट से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए तो यहाँ पर इवेंट्स का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑफ कोर्स B.R. अम्बेडकर जी, इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन हम आ जाते हैं। अभी कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, या तो आइडिया के थ्रू होगा, या इन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन को बनाया या पार्टी को बनाया, उसके ऊपर बात की जा सकती है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस पार्टी को बनाया, कब बनाया, ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, कब बनाया, या उससे जुड़े तो कब जुड़े, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म, इनकी क्रिटिसिज्म किसने की,
इन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया, ये क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल अंबेडकर जी को जब आप पढ़ेंगे तो गांधी जी के काफ़ी क्रिटिक नज़र आते हैं अंबेडकर जी, ठीक है। अंबेडकर जी को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं उस समय में। तो इस तरह से क्रिटिसिज्म चाहे इन्होंने किसी की या किसी ने इनकी की, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए थोड़ा सा फर्क वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आ गया। इंट्रो, राइटिंग, इवेंट, कंट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म, ये यहाँ पर जुड़ जाती है। अब इसके बाद हम जब चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, तो अब आती है कोर, हार्डकोर थ्योरी हमारे लिए। और अब इस हार्डकोर थ्योरी में हमारे काम आने वाला है क्या, हमारे काम आने वाला है हमारा BA प्लस MA का सिलेबस। अब BA और MA का सिलेबस जब आप करके आते हैं तो इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ के आते हैं। आप पढ़ के आते हैं यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म को किस तरीके से, क्योंकि आपके BA और MA के सिलेबस में ये बताया गया है कि अलग अलग समय में हिस्ट्री भी आती है BA के सिलेबस में, जहाँ ये बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे स्टार्ट हुई, 2 कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, क्या क्या नेशनल मूवमेंट चली अलग अलग जगह। ये सारे एरियाज़ जो कि आप कंपेरेटिव से पढ़ रहे हैं, ये सब आप पढ़ के आते हैं। अब यहाँ पर सेकंड इस पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आ रहा है, बेसिकली वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशन में क्या स्ट्रैटेजी रहती है इसको पढ़ने की, तो इसमें सिंपल सा पॉइंट ये रहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन अपने अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी रखता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हिस्ट्री को। हिस्ट्री की नॉलेज के बिना इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना कभी भी वर्थ नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे पॉइंट हैं जो कि हिस्टोरिकली चीज़ों से आए हैं। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन बहुत सारी थ्योरीज को भी कंटेन करता है, जो कि आप यूनिट नंबर 1 में भी कनेक्टेडली पढ़ते आते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप लिबरलिज्म पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 के अंदर, तो वहीं पर वुमेन लिबरेशन मूवमेंट को पढ़ेंगे हम, जो फेमिनिज्म कहलाती है आज की डेट में, ठीक है। इस तरह के टॉपिक्स को हम वहाँ पर कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो हमें पता चलता है कि UN कब बना, किन सर्कमस्टेंसेस में बना, लीग ऑफ नेशन क्या था, वो कब बना था, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये हो गई थ्योरी। अब इसके बाद आते हैं फैक्ट। फैक्ट डिपेंड करते हैं इवेंट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुई, यूरोपियन यूनियन कब बना, डेट्स, फैक्ट्स के ऊपर हम आते हैं जो कि फिक्स हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको काम आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक में, किसी समिट से रिलेटेड टॉपिक में, या इंटरनेशनल रिलेशंस कंट्रीज़ के बीच में कैसे चल रहे हैं। जब आज हम इस वीडियो को बात कर रहे हैं तो मोदी जी जो हैं अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि उस दौरे पे वो क्या डील करके आए, डिफेंस की कौन सी डील साइन हुई। तो इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को आप पढ़ेंगे। सेम चीज़ हम अपनाएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर फैक्ट में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या रिलेशन है, हिस्टोरिकली चीन, पाकिस्तान, इन सब के साथ क्या रिश्ते रहे, कितनी वॉर हुई, अभी क्या चल रहा है, ये सब पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स भी ज़रूरी हो जाते हैं। अब इसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जैसा कि मैंने कहा, आप ये सब पढ़ेंगे। अब इसके बाद आते हैं आप यूनिट नंबर 7 के ऊपर। ओके, और यूनिट नंबर 7 की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इससे ज़्यादा लेंदी टॉपिक बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। लेंदी इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ हद तक आपको चीज़ों को पहले तो रटना होता है, फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेमोराइज करना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। हिस्ट्री क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की, तो ब्रिटिशर्स के भारत आने से लेकर उनके भारत के से जाने तक का इतिहास आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डेवलपमेंट हुई, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पढ़ते हैं। क्या प्रोवाइड कराता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको एज अ सिटीजन, स्टेट्स को क्या मिल रहा है, सेंटर के पास क्या बेनिफिट हैं, अलग अलग अथॉरिटीज़ किस तरह वर्क करती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किस तरह से वर्क करते हैं, मिनिस्ट्रीज, मिनिस्टर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करते हैं। एक बहुत एवरेज नॉलेज रखने वाले बच्चे को 2 मंथ से लेकर 2 to 3 मंथ का अगर आप टाइम लेके चलें, 2 to 3 मंथ का टाइम मैं मान लेता हूँ, 2 to 3 मंथ के टाइम में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर
आपके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं हो सकते। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि भारत में होने वाले 99% जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जो किसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं, उनके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जनरल नॉलेज के नाम पे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन बदल के पूछना या कहीं से भी पूछना आसान है। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ें तो आपको लगे कि यार चलो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है रैंडमली आपको। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप MCQs को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप कवर अप करें टू मेक श्योर कि यू आर एबल टू आंसर। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे किसी आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ऑल ऑफ द सडन आप कई बार ब्लैंक हो जाते हैं, इतने आर्टिकल्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में 2 से 3 महीने का टाइम आपको लगेगा चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ने में, कवर अप करने में, नोट्स बनाने में, और उसके बाद 1 से 2 महीने का टाइम आप लीजिए इनको अच्छे से रिवाइज करने में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप इसको ना भूलें। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो एग्ज़ाम के टाइम पर भूल जाते हैं, क्योंकि वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं आर्टिकल्स का, इन सब चीज़ों का, छोटे छोटे फॉर्मूले तैयार कर लेते हैं अपने माइंड में, विच इज़ समवेयर रॉन्ग। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, दिस इज सिंपल थिंग। सेम इन द यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आप रीडिंग वाला चैप्टर ज़्यादा पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल चैप्टर यहाँ पर भी है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है वो क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में समझना। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं भारत में, किस तरह से वर्क करती हैं, यहाँ आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स दोनों की नॉलेज काम आएगी। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो आपकी नॉलेज है वो भी काम आएगी, और इसी के साथ काम आएगी नॉलेज आपकी हिस्ट्री की भी, क्योंकि आप यहाँ देखिए सोशल मूवमेंट्स की बात की गई है, दलित, ट्राइबल, वुमेन, फार्मर, लेबर, इन सब मूवमेंट्स की बात की गई है। तो हिस्टोरिकल नॉलेज भी आपके लिए ज़रूरी है। अगेन BA का सिलेबस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, प्लस मास्टर्स का सिलेबस आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उसका वर्क किस तरह से, नेशनल पार्टीज़ क्या हैं, स्टेट पार्टीज़ किस तरह वर्क करती हैं, आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनके ऊपर बात होती है। ये सारे टॉपिक कवर अप करने में बहुत हेल्प करता है। अब इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 9 के बारे में। यूनिट नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 9 आपके सिलेबस में एक बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, या तो ये रिलेटेड हो सकता है पब्लिक स्फेयर से, या फिर हो सकता है प्राइवेट स्फेयर से रिलेटेड। आप अपने घर में भी जब राशन लेके आते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि राशन पूरे महीने चले। तो इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत तो बहुत बेसिक लेवल पे हो जाती है। जब हम कौटिल्य की जो किताब है, ठीक है, चाणक्य नीति, हम उसको पढ़ते हैं तो कौटिल्य जो किंग की क्वालिटी है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को एक इम्पॉर्टेंट जगह दे के चलते हैं। कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है एक चालाक राजा के लिए। एक राजा जितना ज़्यादा चालाक है, अब चालाकी जो है उसकी, वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक भी लेके आना चाहते हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। वुड्रो विल्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने बहुत सारा मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनको माना जाता है। और इसके बाद जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ते हैं उसमें मैनेजरियल जो थॉट हैं उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। अब देखिए टॉपिक्स भी देखिए, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जैसे टॉपिक हैं, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन है, जो कभी आपके इंटरनेशनल रिलेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे सिलेबस में। साथ ही मैरी फॉलेट पार्कर जैसे थिंकर हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे बात करके जाएंगे। पीटर डार्कर हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। ग्रेजुएशन का सिलेबस, मास्टर्स का सिलेबस दोनों बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। और अब सबसे लास्ट में मैं आता हूँ। सबसे लास्ट में आपकी जो यूनिट है, कुछ लोग इसको इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी नाम से जानते हैं। इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको बुलाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया की बात हो रही है। बहुत बेसिक टॉपिक्स को आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह से वर्क करता है भारत के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, उस पर बात हो रही है। सिटीजन चार्टर क्या है, ऑम्बड्समैन क्या है, लोकपाल, लोकायुक्त क्या होते हैं,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इनको आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप पढ़ेंगे कुछ और बेसिक टॉपिक्स को, जैसे कि स्कीम्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हुए आते हैं। NHRME क्या है, RTE क्या है, मनरेगा क्या है, इन सब चीज़ों को आप पढ़ते हैं। तो ये आपके सिलेबस का एक ओवरऑल हम कहें तो तरीका है कि हम इनमें क्या क्या पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इन सब के बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि कई स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि सर अगर हम सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के नोट से और फिर आप कह रहे हैं कि मास्टर्स के नोट से, रेफरेंस बुक से, तो यहाँ पर क्या फ़ायदा है अगर हम लोग बुक्स खरीदने जाएं मार्केट से तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में राइट नाउ भी अगर आप बात करो तो 50-60 बुक्स को भी अगर आप पढ़ो तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। तो व्हाट आई रियली सजेस्ट कि आप रैंडम बुक्स खरीदने को अवॉइड करो, बिकॉज बुक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और ऐसे में एग्जैक्टली आप टॉपिक को उससे निकाल पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बुक्स को पढ़ना और टॉपिक को फाइंड करना दैट इज़ ऑल्सो आर्ट, जो सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि ईजी हो। तो व्हाट आई रियली सजेस्ट कि आप नंबर ऑफ़ बुक्स की तरफ प्रोसीड मत कीजिए। सोर्सेस को लिमिटेड रखते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ गाइड बुक्स के साथ आप आगे शुरुआत कीजिए। देन थ्रू द इंटरनेट आप नॉलेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मोस्टली बुक जो है मार्केट में वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगा कि हिंदी के बच्चे ऑनलाइन मिलने वाली PDF जो हैं उनका इस्तेमाल करें और कॉपी पेस्ट करके इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके उनको कवर अप कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये सजेशन भी मेरा रहेगा आप लोगों को कि अगर आप हिंदी के बच्चे हैं तो हिंदी के बच्चे एक छोटा सा काम कर सकते हैं। मार्केट में जो पासबुक अवेलेबल हैं उनमें किसी भी पासबुक को अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो पासबुक्स हैं वो लिखी गई हैं किसी फॉरेन ऑथर्स के द्वारा। तो अगर आप उन पासबुक्स की तरफ जा रहे हैं तो आप साथ में एक डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं उन टॉपिक्स को चेक करने के लिए। बट व्हाट आई रियली सजेस्ट कि मल्टीपल बुक्स की तरफ आप मत जाइए, इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग एंड ऑफ कोर्स इट इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। स्टूडेंट रेस्ट, आई होप कि इस वीडियो में जो पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आने वाली वीडियोज़ में मैं 1 बाय 1 कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं और आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस से भी जल्दी ही जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।